वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये जो चैप्टर है इसमें काइनेटिक्स के बारे में बात करनी है हम लोगों को। काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट के बारे में बात करना है, स्पीड के बारे में बात करना है। तो ये जो काइनेटिक्स है उसको कैसे हम लोग समझ पाएंगे, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसके बारे में बात करनी है आज हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझिए इस चैप्टर को, इस चैप्टर में हम लोग रिएक्शन के रेट के बारे में जानने वाले हैं, रिएक्शन के स्पीड के बारे में जानने वाले हैं कि रिएक्शन का रेट, रिएक्शन का स्पीड कैसे चल सकता है या फिर रिएक्शन किस तरह से मूव करता है, किस तरह से परफॉर्म होता है। मान लीजिए कोई रिएक्शन आप करवाना शुरू करते हैं तो कुछ टाइम टेकिंग करने के बाद रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, रिएक्शन कितने देर में पूरा होगा, इन सब चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है उसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि मतलब रिएक्शन का रेट क्या है, रिएक्शन किस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो रिएक्शन किस तरह से आगे बढ़ता है, किस तरह से कंप्लीट होता है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म कराएं, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को एक दूसरे से मिलाएं, तो वह जो प्रोडक्ट में बदलेगा वो कितने देर में प्रोडक्ट में बदलेगा। देखिए रिएक्शंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक फास्ट रिएक्शन होता है, दूसरा माइल्ड रिएक्शन होता है और तीसरा स्लो रिएक्शन होता है। तो फास्ट रिएक्शन में क्या होता है कि आप दो रिएक्टेंट को एक साथ मिलाते हैं और दोनों रिएक्टेंट जब एक साथ मिलते हैं तो मिलने के साथ तुरंत का तुरंत प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर में डालते हैं और वाटर में डालने के साथ क्या होता है कि वो तुरंत खौलने लगता है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्विक रिएक्शन में आता है, तो बहुत कम समय में इसका रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदल जाता है। जबकि अगर हम बात करें माइल्ड रिएक्शन की, तो माइल्ड रिएक्शन कुछ समय लेता है, यानी कि दो रिएक्टेंट को अगर एक साथ रखा जाए तो आफ्टर टेकिंग सम टाइम 10 मिनट, 20 मिनट या फिर हो सकता है 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा ऐसा समय लग सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि जब जिंक मेटल्स को जब हम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो होता क्या है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो कैसा होगा, तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ग्रीनिश कलर। अब ग्रीनिश कलर वाले फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम जिंक मेटल को डालेंगे, जिंक मेटल का कलर वाइट होता है, वाइटिश कलर उसका होता है, तो जब जिंक मेटल को हम डालते हैं फेरस सल्फेट के ग्रीनिश सॉल्यूशन में तो कुछ समय के बाद आफ्टर टेकिंग सम टाइम लाइक 1 आवर 2 आवर, इतने समय के बाद क्या होता है कि सॉल्यूशन का कलर जो है वो कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर कलरलेस हो जाएगा और आयरन जो है वो सॉल्यूशन से निकलकर कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें कुछ समय लगा, मतलब कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ समय लग रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग माइल्ड रिएक्शन कहेंगे। उसके बाद स्लो रिएक्शंस की बात करते हैं। स्लो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा समय लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, आप देखे होंगे बाजार से जब आप लोहा का कोई भी सामान, आयरन का कोई भी मटेरियल्स आप खरीद के लाते हैं तो वो तुरंत के तुरंत रस्टिंग नहीं होता है, उसमें काफ़ी दिन उसको एक्सपोज्ड एयर में छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद उसमें क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड का एक लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम रस्ट कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ रिएक्शन 3 तरह का हो गया। अब इस 3 तरह के रिएक्शन को कंप्लीट होने में समय अलग अलग लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए कि कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन को आपने वाटर में डाला, तुरंत क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होने के कारण वो वाटर क्या हो रहा है, खोलता हुआ दिख रहा है। लेकिन माइल्ड रिएक्शन की अगर बात करें
तो माइल्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इट टेक्स सम टाइम, मतलब कुछ समय लग रहा है कि जब आप क्या कर रहे हैं कि उसको रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो दो रिएक्टेंट जब आपस में मिल रहे हैं तो दो रिएक्टेंट के मिलने के साथ क्या हो रहा है कि उसको प्रोडक्ट में बदलने में कुछ समय लग रहा है, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इस तरह का कुछ समय लग सकता है। अब उसके बाद हम बात कर रहे थे स्लो रिएक्शंस का, जिसमें कि काफ़ी समय लगता है, टेक सो मेनी टाइम्स, बहुत ज़्यादा समय लगेगा और बहुत ज़्यादा समय लगने के बाद वो रिएक्शन परफॉर्म होता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग स्लो रिएक्शन रहता है। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि रिएक्शंस जो हैं वो रिएक्शंस, क्विक रिएक्शन, माइल्ड रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो ये तीनों कंडीशंस डिपेंड कर रहा है टाइम टेकिंग के आधार पर। अगर बहुत कम समय में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया तो क्विक हो गया, कुछ समय ले लिया प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में तो माइल्ड हो गया, और बहुत ज़्यादा समय ले लिया तो वो क्या हो गया? स्लो रिएक्शन हो गया। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, किस रेट से रिएक्शन चल रहा है। बहुत फास्ट रिएक्शन चल रहा है तो फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, तुरंत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी बहुत कम समय में प्रोडक्ट बना दिया, फास्ट रिएक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर अगर रेट को नहीं समझ में आ रहा तो कहिए स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन के आधार पे आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात हम लोग करते हैं। रेट क्या होता है? टाइम के कंपैरिजन में हम लोग स्पीड फाइंड करते हैं, या फिर हम लोग चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हैं, उसको रेट करते हैं। आगे बात करेंगे हम इसके बारे में, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन से पहले अब यहाँ पे ये समझना है कि इस चैप्टर में हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो ये है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें कि हम लोग कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में ही डिस्कशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को, कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with rate of reaction and factor affecting rate of reaction are called chemical kinetics। देखिए, तो ये हो गया हमारा केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन, जिसमें हमने क्या किया कि हमने बताया कि केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। अब देखिए बात यहाँ पे क्या आ रही है, बात यहाँ पे आ रही है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, उसके बाद उसको हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, और उसको हम लोग इलैबोरेट करने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है। तो चलिए अगला हेडिंग हमारा आता है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन से पहले हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शंस को पहले स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस को लिखने से पहले जो क्या करते हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, और इस केमिकल रिएक्शन को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया जाए। हमारा 3 कैटेगरी हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकिंग, यानी कि कितना समय लगेगा उसके आधार पर रिएक्शन को हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं 3 पार्ट में। पहला रिएक्शन हमारा यहाँ पे आ रहा है फास्ट रिएक्शन, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे माइल्ड रिएक्शन के बारे में, और फिर यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं स्लो रिएक्शन के बारे में। तो चलिए तीनों को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग।
फास्ट रिएक्शन, माइल्ड रिएक्शन और स्लो रिएक्शन को क्या ये होते हैं, इनको तीनों को पहले डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फास्ट रिएक्शन के बारे में। मतलब ऐसा रिएक्शन जो कि काफ़ी कम समय में तुरंत के तुरंत प्रोडक्ट में बदल जाए, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ मिनट आप बोल सकते हैं या सेकेंड में बोल सकते हैं कि दो रिएक्टेंट आपस में मिले तुरंत प्रोडक्ट में बदल गया। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फास्ट रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, द रिएक्शन which takes very less time to complete are called fast, या फिर इसको क्विक भी कह सकते हैं, फास्ट और क्विक रिएक्शन। तो इसे या तो हम लोग फास्ट रिएक्शन कहेंगे या फिर इसे हम क्विक रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए आपके पास एक एग्जांपल के तौर पे आप क्या ले सकते हैं, बेरियम सल्फेट ले लीजिए, BaSO4, ये एक्वस ले लीजिए, मतलब पानी में घुला हुआ है बेरियम सल्फेट, और यहाँ पर इसमें मिला दीजिए सोडियम क्लोराइड, ये भी एक्वस लिया हम लोगों ने। बेरियम सल्फेट में क्या मिला दिया, सोडियम क्लोराइड मिला दिया। अब बेरियम सल्फेट में सोडियम क्लोराइड जैसे ही मिलाएंगे तो मिलते के साथ, मतलब कि ये बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें सोडियम क्लोराइड मिला रहे हैं, मिलते के साथ यहाँ पर आपका बेरियम क्लोराइड का BaCl2 का क्या बन जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यहाँ पे वाइट PPT, और साथ में प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिल जाएगा, Na2SO4, और ये कैसा मिलेगा, एक्वस मिलेगा। तो ये क्विक रिएक्शन हो रहा है, मतलब विद इन सेकेंड कंप्लीट हो जा रहा है, मिलते के साथ ये वाइट प्रेसिपिटेट में बदलता चला जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, फास्ट रिएक्शन। अब चलिए फास्ट रिएक्शन के बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे माइल्ड रिएक्शंस के बारे में। चलिए जैसे देखिए माइल्ड रिएक्शन को डिफाइन करते हैं कि द रिएक्शन इन विच reactants are converted into products the reaction in which reactants are converted into product by taking sometimes, यानी कि कुछ समय लेगा रिएक्शन को कंप्लीट करने में। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग माइल्ड रिएक्शन कहेंगे। विच आर कॉल्ड, यहाँ पे लिख दीजिए विच आर कॉल्ड माइल्ड रिएक्शन, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, माइल्ड रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप देखिए, तो एग्जाम्पल की अगर बात करें माइल्ड रिएक्शन के बारे में, तो माइल्ड रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या हम दे सकते हैं, जैसे आप देखिए कि मान लीजिए आपके पास ना ये नाइट्रोजन गैस है, N2 गैस है, और आपके पास क्या है, नाइट्रोजन गैस के साथ ये हाइड्रोजन गैस आपने लिया, और ये बन गया क्या इसमें, अमोनिया गैस में। अब ये नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर अमोनिया गैस में बदला, लेकिन आफ्टर 2 आवर्स। तो देखिए 2 घंटा लग गया इसको बदलने में, तो आफ्टर 2 आवर्स ये बदल गया कि इसमें नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया गैस में बदला, तो इसने कुछ समय लिया, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, माइल्ड रिएक्शन कर रहे हैं। अब देखिए इस माइल्ड रिएक्शन के बाद अब हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है, स्लो रिएक्शन। तो अब देखिए हम लोग ऐसा यहाँ पे लिखेंगे, द reaction which takes so many times to complete are called slow reaction।
तो वैसा रिएक्शन जो कि कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लेता है, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहेंगे? स्लो रिएक्शन कहेंगे। अब देखिए इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखिए कि मान लीजिए आपने आयरन लिया, सॉलिड फॉर्म में लीजिए, और इसको एयर में, मतलब एयर में एक्सपोज कर दीजिए, ह्यूमिड एयर यहाँ पे लिख देते हैं, ह्यूमिड एयर में, और ये किस में बदल जाएगा? रेस्ट में। लेकिन इन दिस रिएक्शन it takes so many times, like months and years। तो ये महीनों ले सकता है, सालों ले सकता है, इसलिए ये क्या हो गया कि आपका कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? स्लो रिएक्शन कहलाएगा। तो चलिए हम लोगों ने बात कर लिया रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को फास्ट रिएक्शन, माइल्ड रिएक्शन और स्लो रिएक्शन में डिफ्रेंशिएट किया, इसको कैटेगराइज कर लिया। और ये किसके बेसिस पे हुआ? तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन, मतलब ये कितना समय ले रहा है और कितने समय में ये कंप्लीट हो रहा है, उसके आधार पे इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टाइम टेकिंग है इसको कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा रिएक्शन कैसे हम लोग फाइंड कर पाएंगे, कौन सा रिएक्शन फास्ट है, कौन सा माइल्ड है और स्लो रिएक्शन कौन सा है, ये कैसे पता करेंगे? उसको जानने के लिए हम लोगों को सीखना होगा किसके बारे में? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगला काम करेंगे किसके बारे में? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो टॉपिक यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखिए रेट जनरली आप मैथ में भी पढ़ते हैं, रेट फाइंड करना, तो वहाँ पे आप जिस तरह से रेट फाइंड करते हैं किसके कंपैरिजन में? टाइम के कंपैरिजन में। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग टाइम के कंपैरिजन में ही रेट फाइंड करना शुरू करेंगे, या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि टाइम इंटरवल पे आप क्या स्पीड फाइंड करते हैं। तो स्पीड फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं उसके लिए? टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस आप फाइंड करते हैं, मतलब फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो फाइंड किया जाता है। और उसको किसके रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड करते हैं? टोटल टाइम टेकन, मतलब कितने समय में कितना डिस्टेंस फाइंड किया गया है, यही क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। जैसे आप लिखते भी हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे? रेट की जगह पे आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? स्पीड लिख सकते हैं। ऐसे जनरली स्पीड कहा नहीं जाता है, क्योंकि स्पीड में होता क्या है? तो देखिए आप क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, आपको हम बताते हैं, फिर इसको मिटा दिया जाएगा। स्पीड का मतलब क्या करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई क्या लिखते हैं आप लोग? टाइम टेकिंग। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख देते हैं, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये यानी कि चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? स्पीड फाइंड करते हैं, जिसमें कि क्या करते हैं कि हम लोग स्पीड के इंटरवल को फाइंड कर लेते हैं और उस इंटरवल को कंप्लीट करने में कितना समय लगा उसको फाइंड कर लेते हैं, और इससे हमें ये पता चल जाता है कि स्पीड कितना। जैसे फॉर एग्जांपल कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे लेके चले 20 मीटर का, और इस 20 मीटर को ट्रेवल करने में इसे कितना लगा? 10 सेकेंड का टाइम लगा। यानी कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर, और इस 20 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कितना लग गया? 10 सेकेंड का। तो 10 सेकेंड का टाइम लग गया, तो स्पीड अगर हम फाइंड करें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 20 मीटर डिवाइड बाई 10 सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? स्पीड फाइंड कर लेंगे। यानी कि यह
ऑब्जेक्ट अगर ए से 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे बढ़ा तो ये 10 सेकेंड में बी तक पहुंच जाएगा। यही क्या कहलाता है, हमारा स्पीड कहलाता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि हमारा जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में क्या क्या रिएक्शन हमारे यहाँ पे हो रहा है, तो ये कुछ देर के बाद यहाँ चला जाएगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा? तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तब उसमें कैसे हम फाइंड करेंगे कि चेंज इन डिस्टेंस कैसे होगा उसमें? तो उसमें क्या करते हैं कि चेंज इन डिस्टेंस की जगह पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की बात का मतलब क्या होगा कि जैसे देखिए, आपको बताते हैं कि होगा क्या कि एक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए दो रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट ये, एक रिएक्टेंट ये दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे। और जब ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद ये धीरे धीरे, तुरंत भी या फिर धीरे धीरे, मतलब कुछ समय के बाद ये प्रोडक्ट में बदलना शुरू होंगे, यानी कि इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। कैसे? तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कमेगा टाइम इंटरवल के बाद, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो गया। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब टाइम बदलने के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंजिंग होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रिएक्शन में क्या बदलेगा? ऑलवेज कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्पीड में क्या बदलता है? डिस्टेंस बदलता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन रेट में क्या बदलने वाला है? तो रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन बदलने वाला है। कितने देर में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। कि जैसे सपोज कीजिए, फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताते हैं कि आपने बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को मिलाया, दोनों को मिलाया और दोनों ने क्या किया? 10 सेकेंड में प्रोडक्ट में बदल दिया, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में। तो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने में कितना टाइम लग गया? 10 सेकेंड का। तो यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितने समय में हुआ? 10 सेकेंड में हुआ। तो इस रेस्पेक्ट में अगर हम फाइंड करें कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, देन आफ्टर वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे? हम लोग पाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमेशा अगर आपको कुछ ना समझ में आया, तो अगर आप रेट में कंफ्यूज कर रहे हो तो आप ये समझिएगा कि रेट का मतलब होता है स्पीड। स्पीड जनरली ये बात करते हैं कि डिस्टेंस में चेंजिंग हो जाता है टाइम इंटरवल में, लेकिन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि रिएक्शन यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं तो रिएक्शन उठ के यहाँ चला जाएगा। तो होगा क्या? तो रिएक्शन के में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद किस में बदल जाएंगे? प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। तो यानी कि रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग हो रहा है, और तो इसे हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो चलिए डिफाइन करते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को। तो चलिए, स्पीड लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आप इसको लिख के काट दीजिए ताकि आपको ये समझ में आए कि स्पीड सिर्फ समझने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो लिखेंगे द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट in a chemical reaction with respect to time interval are called rate of रिएक्शन। चलिए, क्या हो गया भाई? टाइम इंटरवल यानी चेंज इन टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग आ रहा है उसी को तो रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला भी लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। क्या हो गया? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम इंटरवल हो गया। और यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कि ये कैसे पता करेंगे। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग कैसे पता करेंगे? तो देखिए, मान लीजिए अगर रिएक्टेंट है तो शुरू में ज़्यादा रहेगा, यानी कि सिर्फ रिएक्टेंट ही रहेगा। फिर जैसे जैसे रिएक्शन परफॉर्म आगे बढ़ता चला जाएगा तो रिएक्टेंट किस में बदलता चला जाएगा? प्रोडक्ट में बदलता चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता चला जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए कि आपने क्या किया, 10 मोल 10 मोल आपने रिएक्टेंट लिया और आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद रिएक्टेंट 5 मोल बच गया। तो क्या हो गया कि 2 घंटे में 2 आवर्स में रिएक्टेंट 10 मोल से 5 मोल में बदल गया, यानी कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट गया। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में सोचिए, इनिशियल कंडीशन में प्रोडक्ट 0 रहा होगा, कुछ भी नहीं बना होगा। जब रिएक्शन ही परफॉर्म नहीं हो रहा है तो प्रोडक्ट कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन जब प्रोडक्ट बन रहा होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि शुरू में प्रोडक्ट 0 रहेगा, लेकिन धीरे धीरे टाइम इंटरवल के बाद प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, यानी रिएक्टेंट का 5 मोल घट रहा है तो प्रोडक्ट का 5 मोल बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बराबर हम लोग लिखेंगे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और यहां से अगर आप मान ले इफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बराबर C2 और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बराबर C1, देन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या लिख सकते हैं? C2 माइनस C1। और लिख सकते हैं, और में क्या लिख सकते हैं? C फाइनल माइनस C इनिशियल। ये हो गया आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के अलावा आपको और क्या फाइंड करना है? यहाँ पे टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल को अगर आप T मानते हैं तो T2 को फाइनल टाइम मान लीजिए, T1 को इनिशियल टाइम मान लीजिए, तब भी वो क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 इक्वल टू चेंज इन टाइम हो जाएगा, टाइम इंटरवल हो जाएगा। तो चलिए उसको कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखिए, क्या लिखें कि चेंज इन टाइम बराबर क्या लिख देंगे? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इफ टाइम इज T, then T2 is final time and T1 is initial time. So time interval बराबर T2 माइनस T1। अब देखिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? यहाँ ध्यान दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन। और देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को ना आपको ROR भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप यहाँ से उठाइए C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। और यहाँ पे आप लिख दीजिए चेंज इज डिनोटेड बाई डेल्टा। इसको ना डेल्टा पढ़ते हैं। तो चेंज को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा C डिवाइड बाई डेल्टा T। ये निकल के आ गया आपका क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए रेट ऑफ रिएक्शन तो ऐसे समझ में आ गया।
अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग एग्जाम्पल से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे आपके पास एक रिएक्शन है ए और ये बदल रहा है बी में, ये आपका क्या है रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट। अब देखिए ये हमारा रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, और ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ए के लिए अगर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे टाइम टेकिंग, यानी कि डेल्टा टी। तो ये हो गया चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा एक बात और समझना है आपको कि ये जो बिग ब्रैकेट है, इस बिग ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से डिनोट करते हैं। तो ये बिग ब्रैकेट को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन से डिनोट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो बिग ब्रैकेट हमने लिखा वो बिग ब्रैकेट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट कर रहा है, और डेल्टा क्या डिनोट कर रहा है, डेल्टा चेंज को डिनोट कर रहा है, यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। यही क्या कहलाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए के लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन हमको फाइंड करना होगा तो हम इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करेंगे। अच्छा यहाँ एक बात और हम आपको बताएं कि रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन के पहले एक निगेटिव साइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे तो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, और इसमें आपको क्या करना होगा, निगेटिव साइन लगाना होगा। क्यों लगाना होगा आगे हम बात करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट के लिए क्या लिखने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो चलिए आगे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो चलिए बी के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। तो आपको फिर से वही करना होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखने में यहाँ पर कोई साइन नहीं यूज करना, यानी कि पॉजिटिव साइन यूज करना। देखिए अगर क्या किसी भी क्वांटिटी के पहले कोई साइन नहीं है तो वह शो करता है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, और अगर आपको नेगेटिव साइन दर्शाना है तो आपको नेगेटिव साइन शो करना होगा। यानी ऑलवेज इस बात को ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट से पहले, यानी रिएक्टेंट के रेट ऑफ रिएक्शन से पहले नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट के रेट ऑफ रिएक्शन से पहले क्या होना चाहिए, पॉजिटिव साइन होना चाहिए। अब कैसे ये होगा इसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए यहाँ तक नोट करना है, और उसके आगे फिर बात करते हैं कि रिएक्टेंट के पहले नेगेटिव साइन क्यों, प्रोडक्ट के पहले पॉजिटिव साइन क्यों। देखिए अब हम लोग एक रिएक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, और उस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास देखिए रिएक्शन दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और दूसरा होगा अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो दोनों के बारे में बात करते हैं। देखिए बैलेंस्ड चलिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि हमारे पास दो तरह के रिएक्शन है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड में आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर इक्वल, मतलब कि जितनी मात्रा में रिएक्टेंट होगा उतनी मात्रा में प्रोडक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल A प्लस बी यहाँ बना रहा है C प्लस डी, ये वहाँ पे 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये 1 मोल है,
ये भी कितना है 1 मोल। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट में A का मोल कितना है 1, B का मोल कितना है 1, C का भी प्रोडक्ट अगर देखें तो प्रोडक्ट में C का 1 मोल है और D का कितना है 1 मोल है। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या हैं आपस में बराबर। तो ये तो हो गया आपका क्या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें कि 1 मोल A का और 1 मोल B का खर्च होता है तो 1 मोल C का और 1 मोल D का बनता है। यानी कि जिस मात्रा में A खर्च हो रहा है उतनी मात्रा में ही प्रोडक्ट बन रहा है, जिस मात्रा में B रिएक्टेंट खर्च हो रहा है उसी मात्रा में प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि A के खर्च होने का रेट C के बनने के रेट और D के बनने के रेट के बराबर है, B के खर्च होने का रेट C के बनने के रेट और D के बनने के रेट के बराबर है। यानी सब कुछ बराबर है, यानी कि जितनी मात्रा में रिएक्टेंट खर्च हो रहे हैं उतनी ही मात्रा में क्या हो रहा है प्रोडक्ट बन रहा है। इसलिए ये क्या हो गया बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको बताते हैं कि मान लीजिए एक रिएक्शन है A+2B, ठीक है, प्रोडक्ट ये बना रहा है 2C+D। अब ध्यान दीजिए इस रिएक्शन को, ध्यान दीजिए इस रिएक्शन में क्या है A जो है वो कितना है 1 मोल है, B कितना है 2 मोल है, ये 3 मान लीजिए, ये 3 मोल है और ये 4 मान लीजिए, ये 4 मोल है। अब बताइए A का कितना मोल खर्च हो रहा है 1 मोल, C का कितना मोल बन रहा है 3 मोल, 4 का कितना मोल बन रहा है, D का कितना मोल बन रहा है 4 मोल, B का कितना मोल है भाई 2 मोल, C का कितना मोल बन रहा है 3 मोल, D का कितना मोल बन रहा है 4 मोल। यानी कि कोई भी किसी के बराबर नहीं है। यानी इस तरह रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल के बराबर जब नहीं है तो इस तरह के रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीख लीजिए, तब हम आपको अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखाएंगे। तो चलिए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन और ए के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या लिख देंगे डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डेल्टा टी और एक निगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और हम आपको कहना चाहते हैं कि इसके आगे निगेटिव साइन क्यों लगाते हैं। तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कभी भी निगेटिव नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताया कि कोई एक मोटरसाइकिल है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो क्या हम उसको -40 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं, निगेटिव रिटार्डेशन। जब आगे बढ़ रहा है तो क्या कर सकते हैं, निगेटिव साइन नहीं यूज कर सकते। उसी तरह से जब भी आप रिएक्शन करवाइएगा तो रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। ये अलग बात है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन ध्यान दीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो क्या हम कॉन्सेंट्रेशन को नेगेटिव लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते। तो कॉन्सेंट्रेशन को नेगेटिव नहीं लिख सकते, लेकिन चेंज इन अगर हम ध्यान दें कॉन्सेंट्रेशन को नेगेटिव नहीं लिख सकते। कैसा लिखना है हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन को पॉजिटिव लिखना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर रिएक्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा ए है इसका टाइम इंटरवल के बाद कुछ समय बीतने में शुरू में क्या रहेगा, ए 1 मोल रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन का आगे बढ़ता जाएगा टाइम इंटरवल के बाद तो क्या होगा, ए का नंबर ऑफ मोल घटता चला जाएगा। यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए कि ए का 1 मोल है कब, t बराबर 0 सेकेंड पे, और अगर t बराबर 5 सेकेंड पे ये 1 मोल से घट के 0.5 मोल आ गया, ठीक है। तो ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। अब आप क्या कीजिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऐसे देखिए आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हम लिख रहे हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्या कीजिएगा कि बराबर आप कीजिएगा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। अब देखिए, अब लिखिए तो यहाँ पे ए फाइनल कितना है 0.5 मोल और यहाँ पे लिखिए तो इनिशियल कितना है 1 मोल, कितना बच गया आपका -0.5 मोल। यानी कि क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव हो गया। अब जब कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव हो गया और हमने आपको बताया कि कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव लिख नहीं सकते, तो क्या करना है
कि कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव नहीं लिखने के लिए इसको पॉजिटिव, ये क्वांटिटी हमारा अगर नेगेटिव हो गया तो इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाना होगा। और जब यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा दिए, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा 0.5, ये मोल अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसके आगे अगर माइनस लगा दिए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 0.5 मोल हो गया। तो ये प्लस 0.5 मोल हो गया तो क्या हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव आ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन को पॉजिटिव करने के लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को लिखने से पहले या रेट ऑफ रिएक्शन लिखने से पहले ऑलवेज नेगेटिव साइन का यूज कीजिएगा। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, तो चलिए प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए, फिर इसका बी का लिख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बी, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बी। बी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा जाएगा, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, और इसके आगे भी क्या लगाएंगे, निगेटिव साइन लगाएंगे। और चलिए हम आपके लिए लिख देते हैं यहाँ पे कि इन द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इन द प्रोग्रेस of reaction, in the progress of reaction, the concentration of reactant, the concentration of reactant will be decreasing. So change in concentration of reaction, so change in concentration of reaction are negative quantity. But change in concentration cannot be negative quantity, so before writing the rate of reaction of reactant, rate of reaction of reactant, we should use minus। चलिए, ये तो समझ में आ गया आपको रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में कि क्यों हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो चलिए प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। और देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन और सी क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। और ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, क्यों होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर डी के लिए क्या रेट ऑफ रिएक्शन लिख देंगे हम लोग, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि इसको पॉजिटिव क्वांटिटी क्यों लिखते हैं। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे आइए, कैसे लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी को ले लीजिए, कैसे लिखिएगा आप, तो सी फाइनल माइनस सी इनिशियल। अब देखिए कि एट टाइम टी, यहाँ पे लिखिए टी इक्वल टू 0 है तो ये कितना रहेगा, टी इक्वल टू 0 अगर लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 0 मोल। और t इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद ये कितना हो गया, 0.5 मोल। ठीक है, तो आप देखिए कि शुरू में 0 मोल था, यानी C इनिशियल कितना है, 0 मोल, और C फाइनल कितना हो गया, 0.5 मोल। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.5 मोल माइनस 0 मोल और इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 0.5 मोल। अब बताइए ये पॉजिटिव क्वांटिटी आया कि नहीं,
जब ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब क्या करना है आपको कि हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट का क्या लिखना है, पॉजिटिव ही लिखना है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट आउट कर लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे in writing of rate of reaction of product we should always use पॉजिटिव साइन। अच्छा, ये तो हो गया कि पॉजिटिव साइन यूज करना है हमको। अब देखिए कि यहाँ पर अगर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है तो ए का भी 1 मोल है, बी का भी 1 मोल है, सी का भी 1 मोल है और डी का भी 1 मोल है, यानी कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी एंड डी। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी सबको एक साथ लेके आ सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, सभी को एक साथ अगर लेके आए तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू change in concentration of C divided by delta T is equal to change in concentration of D divided by delta T। और इस तरह से हम किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का दोनों का में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का एक साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। और ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ one reactant or one product, then we can find the rate of reaction of all reactants and products। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में देख लिया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब क्या करेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जिसके माध्यम से इस लाइन को प्रूव किया जाए, जिसमें हमने कहा है कि अगर हमारे पास ए का रेट ऑफ रिएक्शन पता है तो हम बी का पता कर सकते हैं, सी का पता कर सकते हैं, डी का पता कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास डी का रेट ऑफ रिएक्शन है तो हम सी का, बी का, ए का, किसी का भी रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आप इसको देखिए, समझिए और अच्छी तरह से पढ़ने का कोशिश कीजिए। गुड बाय।